नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ यानी आरएसएस के साथ एक बड़ा खेला कर दिया। आरएसएस को प्रधानमंत्री मोदी का यह खेला थोड़ा सा देर से समझ में आया, लेकिन जब तक समझ आया तब तक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ एक बड़ा खेल हो चुका था। अब आरएसएस ने मांगा क्या था? आरएसएस तो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि साहब आपने खुद ही अपनी पार्टी में 75 वर्ष का नियम लागू किया था। लाल कृष्ण आडवाणी को घर बिठा दिया, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठा दिया, संतोष गंगवार को राज्यपाल बना दिया, कलराज मिश्रा को सक्रिय राजनीति से हटा दिया और ना जाने कितने नेताओं का टिकट काट दिया। अब आप 75 के हो गए, रिटायर हो जाइए। मोदी ने थोड़ी सी आंख दिखाई तो आरएसएस उससे भी पीछे हट गया। मोहन भागवत ने विज्ञान भवन के कार्यक्रम में ये कह दिया कि भैया 75 वर्ष की उम्र पर रिटायर होने की बात ना तो मैंने उनके लिए कही थी, यानी किसी और के लिए कही थी, और ना मैंने अपने लिए कही थी। उसके बाद भी आरएसएस थोड़ा बहुत तो कुछ चाहता था। भाई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दो, कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी सिफारिशें मान लो, कुछ मंत्रियों को लेकर उनकी सिफारिशें मान लो। लेकिन ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में थोड़ी सी भी हिस्सेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देने को तैयार नहीं है। आरएसएस लगातार पीछे हटता जा रहा है और नरेंद्र मोदी लगातार आरएसएस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार तो उन्होंने गजब ही कर दिया। इस बार तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर इस देश के लोगों के सामने, इंडिया के लोगों के सामने, भारत के लोगों के सामने, खासतौर से इस देश की युवा पीढ़ी के सामने रख दिया। लो, जान लो आरएसएस क्या है, समझ लो आरएसएस क्या है, पता कर लो आरएसएस ने क्या क्या किया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान तो आप पढ़े छोड़ दीजिए, इस बार नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया कि इस देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के रिकॉर्ड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज हो गया है, यानी देश के संसदीय कामकाज के रिकॉर्ड में। खेला कर दिया मोदी ने। मोदी फंसे हुए थे इंडिगो क्राइसिस में। इंडिगो क्राइसिस के तार कहीं ना कहीं उनके करीबी मित्र धन्ना सेठ, अरबपति कारोबारी गौतम अडानी तक पहुंच रहे थे कि पायलट को ट्रेनिंग देने वाली एक इंस्टीट्यूट में उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी और उसके बाद पायलटों का संकट पैदा हो गया। कहा तो यहां तक जाने लगा कि इंडिगो क्राइसिस के बहाने जो है प्रधानमंत्री अपने मित्र को आने वाले दिनों में एयरलाइन सेक्टर में भी एक बड़ी हिस्सेदारी देने की प्लानिंग कर रहे हैं। मामला खुलता, चर्चा होती और ज्यादा बहस होता तो कलई खुल जाती। फिर इस बीच एक फाइल की भी बड़ी चर्चा है, बहुत ही घिनौने काम वाले फाइल की, जिसमें सरकार के मंत्रियों का नाम आ रहा है। फिर इस बीच पीएमओ से हिरेन जोशी का निकालना, फिर वापस आना, बैटिंग ऐप की खबर आना, सहगल का जाना, कई तरह के मुद्दे थे। सरकार ने इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कहा कि नहीं भाई साहब, वंदे मातरम के 150 साल पर हम सदन में चर्चा करेंगे। विपक्षी दल ने कहा कि चुनाव आयोग पर कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं, चुनाव सुधार पर तो चर्चा करेंगे लेकिन पहले हम वंदे मातरम पर करेंगे। यानी सरकार पिंड छुड़ाना चाहती थी। उस समय तक किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर इसके पीछे झोलझाल क्या है, आखिर इसके पीछे खेल क्या है। लेकिन चलिए, वंदे मातरम पर चर्चा शुरू हुई और जब चर्चा शुरू हुई तो एक एक करके ऐसी बातें निकलकर सामने आने लगी दोस्तों, जिसने नरेंद्र मोदी के असली मंसूबों को सामने रख दिया। और तब यह समझ में आया आरएसएस को कि अरे ये तो खेल दूसरा है, ये तो हमारी पोल खुलवा रहे हैं। अब तक तो सभाओं में, रैलियों में, मंचों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी पोल खोला करते थे, जिसका रिकॉर्ड दर्ज कहीं नहीं होता था क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा छपती नहीं थी, खबरों को रोक दिया जाता था। लेकिन यहां तो सदन के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है कि 1925 में बनने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1947 तक क्या किया, कब कब अंग्रेजों का साथ दिया। एक तरफ जहां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी फांसी का फंदा चूम रहे थे, एक तरफ जहां महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता जेल जा रहे थे, एक तरफ जहां देश में वंदे मातरम का उद्घोष था, आजादी के आंदोलन की लड़ाई थी, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हिंदू महासभा के नेता क्या कर रहे थे। जब देश बिल्कुल आजादी की दहलीज पर पहुंच गया था और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था, उस समय आरएसएस ने या हिंदू महासभा ने विरोध क्यों किया था?
जब देश इस आग में झुलस रहा था कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिस समय मुस्लिम लीग को दबाने की जरूरत थी, उस समय मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाकर मुस्लिम लीग को ताकत क्यों दे रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं। ये सवाल सब निकलकर सामने आया और फिर एक एक करके कलई खुल गई। देश की जनता के सामने ही नहीं, इंडिया के सामने ही नहीं, भारत के सामने ही नहीं, बल्कि संसद के रिकॉर्ड में भी ये सारी चीजें दर्ज हो गई। और यहां से दोस्तों, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यहां से दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परेशानी बढ़ने लगी, मोहन भागवत की परेशानी बढ़ने लगी और वो समझ गए कि नरेंद्र मोदी उनके 100 साल पूरे होने पर ऐसा लगता है जैसे आरएसएस की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने की ठान चुके हैं, आरएसएस को सबक सिखाने की ठान चुके हैं। कैसे पोल खुली, क्या क्या बोला नेताओं ने, एक एक करके थोड़ा थोड़ा हिस्सा मैं सुनाऊंगा। शुरुआत में करता हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया अखिलेश यादव के बयान से। सुनिए, उन्होंने वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान लोकसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी और भारतीय जनसंघ की कैसे पोल खोली, आपके स्क्रीन पर। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं है या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है उनको वो ऊन करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो कहा, ये तो सिर्फ एक बानगी भरती। एक एक करके विपक्ष के नेताओं ने संसद में ऑन रिकॉर्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पोल खोली। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद, जो कि नेहरू गांधी परिवार से ही आती, प्रियंका गांधी, उन्होंने एक एक करके तमाम चीजें रख दी। नरेंद्र मोदी को पहले तो आईना दिखा दिया कि आप जितने साल से प्रधानमंत्री हैं, लगभग 12 साल होने जा रहे हैं, इतने साल जेल में रहकर आए, देश को आजादी की लड़ाई दिलाने में अपना योगदान देते हुए जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद बाहर आए, देश को आजाद करवाया और 17 साल तक इस देश की प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा की और सेवा करते हुए ही उन्होंने अपनी जान भी कमाई। ये तमाम चीजें प्रियंका गांधी ने कही। लेकिन गजब प्रियंका गांधी ने जो कह दिया कि आप सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस पर चर्चा करवा रहे हो, पीएमओ में बैटिंग ऐप पर क्या हो रहा है उस पर तो चर्चा कराइए, आप एप्स्टीन फाइल पर क्यों नहीं चर्चा कराते। और जैसे ही ये बात प्रियंका गांधी ने बोली, आसन पे बैठे स्पीकर साहब के चेहरे की हवाइयां उड़ने लग गई, सत्ता पक्ष में सन्नाटा छा गया, कोई इसको बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर आप उठकर विरोध करोगे तो फिर इसमें कई तरह की बातें निकलकर सामने आएगी। और बोलते बोलते यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अच्छे कलाकार है, भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन वो तथ्यों में कमजोर पड़ जाते हैं। आधा सच जो है वो पूरे झूठ से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। और क्या कहा प्रियंका गांधी ने, आप खुद अपने स्क्रीन पर सुनिए किन शब्दों में प्रियंका गांधी ने पोल खोली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आजादी के आंदोलन के दौरान आरएसएस की भूमिका पर। और प्रधानमंत्री को सही मायनों में तो देखा जाए या कहा जाए तो आरएसएस को थैंक यू प्रियंका गांधी को कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री की असली मंशा को जो है वो पकड़ लिया कि वो अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए आरएसएस की पोल खुलवा रहे हैं, आरएसएस के बारे में एक एक सच इस देश की युवा पीढ़ी को बता रहे हैं। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या क्या कहा। मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कौन सा अधिवेशन था, महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं।
मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। राज्यसभा में भी इस पर चर्चा हुई और राज्यसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पोल खोलने की जो जिम्मेदारी है उसका एक तरह से नेतृत्व करते हुए नजर आए कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी। और इसके बाद क्या आम आदमी पार्टी, क्या तृणमूल कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या डीएमके, ये तमाम राजनीतिक दलों के नेता आरएसएस की पोल खोलते नजर आए, आरएसएस के बारे में बोलते नजर आए और ये सब कुछ संसद के रिकॉर्ड में दर्ज होता चला गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद दिलाया कि हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वतंत्रता संग्राम में कभी भाग नहीं लिया। वो बाबा साहब के संविधान की आलोचना कर रहे थे। और यही नहीं, आरएसएस ने याद दिलाया उन्होंने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बीआर अंबेडकर के पुतले को रामलीला मैदान में जलाया था। खड़गे ने कहा कि आरएसएस बीजेपी का गीत अलग है, कांग्रेस का गीत वंदे मातरम है। ये प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि कांग्रेस के हर अधिवेशन में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान गाया जाता है। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के झंडे पर भी सवाल उठाया। संविधान को लेकर आरएसएस और बीजेपी की क्या सोच रही है उस पर भी सवाल उठाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो पत्राचार हुआ था उसकी कलई भी खोल दी एक तरह से कि नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह से इस पूरे मामले में झूठ बोल रहे हैं, क्या लिखा गया ये भी वो बताते हुए नजर आए। और उनके इस पूरे लंबे चौड़े भाषण का एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने सुना रहा हूं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पोल एक एक करके राज्यसभा के पटल पर खोली। सर, सभापति जी, मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदू महासभा और आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। यही नहीं, उन्होंने भारत के संविधान की प्रतियां भी जला दी थी। उन्हें आपत्ति थी कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था वो मनुस्मृति पर आधारित नहीं था, इसीलिए हम उसको मान्यता नहीं देंगे। और यहीं पर उसको जलाया गया दिल्ली में। उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अंबेडकर के पुतले यहीं रामलीला मैदान पे जलाए। ये इतिहास है, आप पढ़िए। और जो संविधान को मानने वाले नहीं हैं और हमसे बार बार कहते हैं कि तुम क्या किए, तुम क्या करें, क्या तुम्हारे घर में नौकरी करना, क्या किए देश के लिए करे। हमारे लोग मरे, जेल में गए। लेकिन इतना भर काफी नहीं था, नेता बोलते जा रहे थे, आरएसएस की पोल खुलती जा रही थी और बीजेपी के आम सांसदों को, ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी के आम सांसदों को और कई मंत्रियों के मन में यह चल रहा था कि ये कौन सी गलती प्रधानमंत्री ने कर दी, ये कौन सी जिद प्रधानमंत्री ने पकड़ ली कि वंदे मातरम पर चर्चा कराएंगे। यहां तो हमारी पोल खुल रही है, लगातार खुल रही है, सदन के रिकॉर्ड में दर्ज होता जा रहा है कि क्या किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आजादी से पहले, क्या किया हिंदू महासभा ने आजादी से पहले, क्या किया सावरकर ने आजादी से पहले, जिनके नाम के आगे ये वीर लगाते हैं। ये तमाम पोल खुल रही थी और बीजेपी नेताओं के, बीजेपी सांसदों के, बीजेपी मंत्रियों के चेहरों की हवाइयां उड़ रही थी। सहयोगी दल के सांसद मंत्री मुस्कुरा रहे थे, थोड़ा बहुत वो खेल समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असली जो धमाका है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कर दिया। पोल तो खोली, कई तरह के आरोप तो लगाए, देश पर बढ़ रहे कर्ज के मकरजाल की बात तो कही, देश की वर्तमान खस्ता हालत अर्थव्यवस्था की बात तो कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पोल खोलते खोलते उन्होंने पूछ ही लिया कि भैया कोई 4 नाम अपने पुरखों के बता दो, कोई 4 नाम अपने पूर्वजों के बता दो, कोई 4 नाम ऐसे बता दो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हो और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल गए हो। सदन में सन्नाटा, सदन में मौजूद सदन के नेता जेपी नड्डा के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी।
समझ में नहीं आ रहा था सत्ता पक्ष को कि इसका क्या जवाब दे। अगर 4 नाम होते तो उठकर जरूर बता देते, लेकिन बता नहीं पाए क्योंकि 4 नाम है ही नहीं। सुनिए संजय सिंह ने किन शब्दों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक एक करके पोल खोली, आपके स्क्रीन पर सुना रहा हूं। देखिए आज सर बहुत अच्छी बात गृह मंत्री जी भी कह के गए और लीडर ऑफ द हाउस भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं बोलूं उसको ऑथेंटिकेट करूं। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं सर कि अगर मैं ऑथेंटिकेट ना करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक एक चीज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसको ऑथेंटिकेट करूंगा। दूसरी बात, शहीद खुदीराम बोस की बात हुई सर, कल उस सदन में चर्चा हुई। हिंदुस्तान के सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वंदे मातरम का नारा लगाया, शहीद खुदीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद प्रफुल्ल चाकी, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने जब फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। और शहीद खुदीराम बोस को अब आप याद कर रहे होंगे, मैं पिछले 31 साल से 3 दिसंबर को शहीद खुदीराम बोस की जयंती का आयोजन करता हूं। मेरी संस्था का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे है। शहीद खुदीराम बोस हिंदुस्तान के वो क्रांतिकारी थे, जब उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और उनका जब अंतिम संस्कार हुआ तो जो राख उनके अंतिम संस्कार से निकली मान्यवर, उसको बंगाल की मां तावीज बना के अपने बच्चों को पहनाती थी कि ऐसे ही बनना हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी। यह इतिहास, यह हिंदुस्तान का इतिहास। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए। उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप। अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे या संजय सिंह, ये सिर्फ एक बानगी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जबरदस्त डिबेट हुई और दोनों ही सदनों में तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जो सवाल उठाए, जो सवाल पूछे, वो तमाम सवाल अब संसदीय रिकॉर्ड का हिस्सा हो गए। कुछ चीजों को निकाल दिया गया, जैसे पीएमओ में बैटिंग की बात कही और एक फाइल की बात प्रियंका गांधी ने कही थी, उनको तो निकाल दिया गया, लेकिन बाकी चीजें तो दर्ज हो गई। अब ये संसदीय इतिहास का हिस्सा बन गया है। वर्तमान पीढ़ी को तो पता लग गया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो बहादुरी का ज्ञान उनको भेजा जाता है उसका सच क्या है और आजादी के आंदोलन के दौरान इन लोगों की भूमिका क्या थी। और अब आने वाली पीढ़ियां भी संसद की कार्रवाई के रिकॉर्ड से ये पढ़ सकती है कि आजादी के आंदोलन के दौरान संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा था। और इसलिए इस देश की युवा पीढ़ी को, इस देश के लोगों को, भारत के लोगों को, इंडिया के लोगों को अब ये जरूर कहना चाहिए
थैंक यू मोदी जी, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, लेकिन आरएसएस की नींदें उड़ गई है, मोहन भागवत की नींदें उड़ गई हैं। प्रधानमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले को लटकाया जा रहा है। लगभग 3 वर्ष होने जा रहे हैं, बीजेपी का नया अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर हर भाजपा शासित राज्य में गुजराती लॉबी अपने ही नेता को आगे कर रही है और संघ हताश होकर, निराश होकर किनारे खड़ा है। और जब भी संघ अड़ने की कोशिश करता है तो पहले प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक प्रकार का एनजीओ बता देते हैं और फिर जब संघ अड़ने की कोशिश करता है तो सदन में चर्चा करवाकर ऑन रिकॉर्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पोल खोल दी जाती है। तो ध्यान रखिए कि गुजराती लॉबी वर्सेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली है। वार पलटवार का दौर तो चल रहा है। अब अगला वार कहां से आता है, अगला हमला कहां से आता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या वो इस खेले को समझ रहे हैं, क्या आरएसएस का असली चेहरा उनके सामने आ गया है, क्या मोदी के मंसूबों को वो समझ रहे हैं, क्या मानना है इस पूरे घटनाक्रम पर उनका, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराएं। और आजादी के आंदोलन में देश को आजाद कराने में किस व्यक्ति या किस नेता, किस राजनीतिक दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, उनके बारे में उनका क्या मानना है, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और जाते जाते अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिए, अपने पास रोकिए मत, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि सबको सच मालूम चल सके और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के प्रभाव से वो अपने दिलो दिमाग को मुक्त कर सके। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं, और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम का खर्चा है, यानी महीने का सिर्फ 89 रुपए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप तमाम लोगों से अब विदा लेना चाहूंगा और अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।